नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, अक्सर लोग मुझसे मीटिंग करके या फिर जब कॉल पर कंसल्ट कर रहे होते हैं तो उनका एक क्वेश्चन यही रहता है कि सर, हमारे घर में हमारे पिताजी ने अपने खुद की कमाई से एक संपत्ति हमारे बड़े भाई के नाम से खरीदी, हमारी बहन के नाम से खरीदी, हमारी माताजी के नाम से खरीदी, ताकि सभी लोगों का बराबर तरीके से पालन पोषण किया जाए। और जो वो संपत्ति किसी और के नाम से खरीदी गई है, उसके पीछे का मेन कारण यही है कि पिताजी के पास इतना समय नहीं था कि वो जाकर रजिस्ट्री करा ले, या फिर प्यार प्रेम के चलते किसी और के नाम से संपत्ति खरीदी गई थी। अब दोस्तों, ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर एक संपत्ति पिताजी के नाम से है तो जैसे ही आपके पिताजी का देहांत होगा बिना विल वसीयत के, उसी समय से आपका हिस्सा आ जाएगा। किंतु अगर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम संपत्ति है तो वहां पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा कि वो आपको हिस्सा दे, वो कोई विल वसीयत बनाए तो उसमें आपको हिस्सा दे, वो किसी थर्ड पार्टी को ना बेच दे। ये सारे सिनेरियो वहां पर देखने पड़ जाते हैं। अब दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आजकल ज्यादातर ऐसे मामलों में संपत्ति जब किसी और के नाम पर खरीदी जाती है तो वह व्यक्ति जिसके नाम से वो संपत्ति रजिस्टर्ड है, किसी एक व्यक्ति के पक्ष में ज्यादातर संपत्ति करके चला जाता है। अब दोस्तों, यहां पर लोगों के मन में यही परेशानी होती है कि संपत्ति में पैसा तो मेरे पिताजी का लगा है या फिर किसी और का लगा है, और अगर उसके नाम पर वो संपत्ति वापस आ जाए तो सबको बराबर का हक वहां पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा करना बिल्कुल संभव है, क्योंकि अगर हम लॉ की बात करें, कानून की बात करें, तो संपत्ति पर मालिकाना हक उसी को मिलता है जिसने उसको खरीदने में अपना पैसा लगाया हो। अब आज की वीडियो में मैं यही सारे रेलिवेंट फैक्ट विद रेलिवेंट जजमेंट 2023 की आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि उस स्थिति में क्या होगा जब एक व्यक्ति अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे पारिवारिक सदस्य के नाम पर संपत्ति खरीदता है। अब दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर अपना पैसा लगाकर किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है तो ये बेनामी संपत्ति के नाम से कहलाई जाएगी। बेनामी संपत्ति यानी कि वह संपत्ति जिसमें पैसा तो किसी और का लगा है किंतु उसको किसी और के नाम से खरीदा गया है। कानून में ऐसा माना जाता है कि इलीगल बेनिफिट्स पाने के लिए, अपनी अर्निंग छुपाने के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। अब दोस्तों, इस चीज को लेकर एक सेपरेट एक्ट बनाया गया है, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, जिसके तहत इस तरीके के केसेस को डील किया जाता है। अब दोस्तों, क्या हर तरीके की खरीदी गई संपत्ति बेनामी कहलाएगी? जी नहीं दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जैसे कि फिड्यूशरी रिलेशनशिप आ गया, कोई कोपार्टनर आ गया, कोई ट्रस्टी आ गया, अगर उनके नाम से संपत्ति खरीदी जा रही है तो उसको बेनामी संपत्ति का दर्जा नहीं दिया जाता। अब दोस्तों, यहां पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है कि अगर इसके अलावा अगर किसी बाहरी व्यक्ति के नाम पर आप संपत्ति खरीद लेते हैं तो उस संपत्ति को अगर आप वापस पाना चाहते हैं तो आप कोई भी कोर्ट के अंदर केस दाखिल नहीं कर सकते। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि सेक्शन 4 बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट इसी बारे में बात करता है। एक बार डिस्प्ले पर दिखाकर यह प्रोविजन मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि कंसेप्ट आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको एक एक कर सेक्शन 4 का क्लोज 1, क्लोज 2 और क्लोज 3 क्लियर किया जाएगा। सबसे पहले डिस्प्ले पर देखिएगा, क्लोज 1 और क्लोज 2 यही कहता है कि अगर किसी संपत्ति को बेनामी ठहरा दिया गया है तो उस संपत्ति के अगेंस्ट में कोई भी सूट, क्लेम और एक्शन नहीं लिया जा सकता। किस लिए नहीं लिया जा सकता? ताकि उस संपत्ति को अपना बनाया जा सके। दूसरा क्लोज वो भी यही कहता है कि अगर कोई संपत्ति बेनामी है तो उसको पाने के लिए, उसके अंदर अपना अधिकार जमाने के लिए कोई भी डिफेंस नहीं लिया जा सकता उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी गई है। अब दोस्तों, यहां से आपको क्लियर हो गया कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ आप कोई भी अपना अधिकार नहीं दिखा सकते। अब
तीसरी सिचुएशन ऐसी आती है जो थर्ड क्लोज है कि कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पर उनको बेनामी की तरह नहीं ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट कहता है जहां पर जो संपत्ति खरीदी गई है वो एक कोपार्टनर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में उस संपत्ति को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जा सकता। दूसरा पॉइंट आता है जब जिसके नाम वो संपत्ति खरीदी गई है या तो वो एक ट्रस्टी है या फिर वो फिड्यूशरी कैपेसिटी में आपके साथ स्टैंड करता है। फिड्यूशरी कैपेसिटी हस्बैंड वाइफ आ गए या फिर डॉक्टर आ गया, उसका कोई इंटर्न आ गया, बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो गया जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी गई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वो भी बेनामी की तरह नहीं ट्रीट की जाएगी। ये 3 सिनेरियो ऐसे हैं दोस्तों जहां पर अगर किसी के नाम से संपत्ति खरीदी गई है तो उसको कोर्ट के माध्यम से क्लेम किया जा सकता है। अब यहां से हम अपने आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक व्यक्ति अपने पारिवारिक सदस्य जैसे कि बेटा हो गया, पत्नी हो गई, इनके नाम से संपत्ति खरीदता है तो वह बेनामी संपत्ति का दर्जा नहीं रखेगी। सेक्शन 4 सब क्लोज 3 बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट जो मैंने अभी आपको क्लियर किया। अब अगर वो बेनामी नहीं कहलाएगी तो उसको कैसे क्लेम करें दोस्तों, उसके लिए आपको सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। 2 चीज आपको वहां पर दिखानी पड़ेगी, ध्यान दें। सबसे पहला कि जिसके नाम वो संपत्ति है उसने उस संपत्ति को खरीदने में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं किया बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट है। दूसरी चीज, जिस व्यक्ति का वहां पर संपत्ति खरीदने में पैसा लगा है उसकी इंटेंशन यही थी कि जिसके नाम से संपत्ति खरीदी जा रही है वो सभी के साथ मिलकर इस संपत्ति का इस्तेमाल करे, ना कि संपत्ति अपने नाम से रजिस्टर्ड हो जाने से उसका गलत फायदा उठाए। ये दोनों चीज वहां पर दिखानी अनिवार्य हो जाती है। अब दोस्तों इसी चीज से रिलेटेड साल 2023 में एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी। सबसे पहले उसका केस टाइटल मैं आपको डिस्कस कर दूं, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, आखिरी में कोर्ट की तरफ से क्या फैसला दिया गया वो चीज मैं आपको क्लियर करूंगा। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। केस टाइटल है हमारा श्री शेखर कुमार रॉय वर्सेस श्रीमती लीला रॉय एंड अनदर। प्रेजेंट जजमेंट 7 जून साल 2023 को पास की गई है। केस की बाकी डिटेल्स भी आपको डिस्प्ले पर दिखाई दे रही होगी ताकि इस जजमेंट को आप डाउनलोड करके अपने फेवर में इस्तेमाल कर सके। अब दोस्तों केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर जो रिस्पोंडेंट है यानी कि लीला रॉय, उनका कहना है कि उन्होंने एक संपत्ति अपने स्त्री धन से खरीदी थी। स्त्री धन यानी कि वह संपत्ति जो एक महिला को किसी ओकेजन, शादी के दौरान गिफ्ट के तौर पर मिली हो, उसको स्त्री धन कहकर कंसीडर किया जाता है। यानी कि एक महिला ने एक संपत्ति स्त्री धन को इकट्ठा करके खरीदी और बाद में उसको अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा दिया। अब उस महिला का कहना है कि उसके बेटे की तरफ से उसकी देखरेख नहीं की गई बल्कि उसको मेंटली और फिजिकली हरास किया गया, जिसके चलते उस संपत्ति को उसने अपनी बेटी के नाम पर ट्रांसफर बाद में करा दिया। अब दोस्तों प्रेजेंट सिनेरियो में जो उनके बेटे हैं उनका कहना है कि इस संपत्ति पर तो मेरी माताजी का हक ही नहीं होना चाहिए, कारण क्योंकि यह संपत्ति मेरे पिताजी ने अपने खुद के पैसों से खरीदी थी। मेरी जो माताजी है वह एक हाउसवाइफ है, उसके पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग तो थी नहीं, और जब कोई सोर्स ऑफ अर्निंग उनके पास नहीं थी तो कैसे इस संपत्ति को वो खरीद सकती है। अगर मेरी माताजी ये कह रही है कि स्त्री धन नामक यह संपत्ति से जोड़कर उस संपत्ति को खरीदा गया है तो मेरी माताजी को सारे एस्पेक्ट्स वहां पर साबित करने पड़ेंगे कि कितनी स्त्री धन था, कितना पैसा कहां से आया और जब वह संपत्ति खरीदी गई। अब दोस्तों जब यह केस ट्रायल कोर्ट के सामने गया तो सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस केस को ही डिसमिस कर दिया, क्योंकि प्लेंटिफ ये तो कह रहा था कि संपत्ति खरीदने में उसके पिताजी का पैसा लगा है, पर प्रॉपर एविडेंस वो कोर्ट में नहीं रख पा रहा था जिससे कोर्ट इस चीज को कंक्लूड कर पाए। अब जब यहां से ये मैटर डिसमिस किया गया तो ये मैटर आगे अपील होता होता ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पहुंचता है। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से एक तरफ से अपीलिएंट का यही कहना है कि इस प्रॉपर्टी पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए क्योंकि ये हमारे पिताजी की संपत्ति है, मेरे पिताजी का पैसा लगा है, जबकि रिस्पोंडेंट का कहना है कि अगर अपीलिएंट इस संपत्ति को बेनामी संपत्ति दिखाना चाहता है तो उसको प्रॉपर एविडेंस लाकर दिखाने पड़ेंगे कि उनके पिताजी का पैसा था और उनके पिताजी इस संपत्ति को सभी पारिवारिक सदस्यों के इस्तेमाल करने के लिए छोड़कर गए थे। अब दोस्तों यहां पर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन है कि क्या इस तरीके की ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन का नाम दिया जाए। अब इस चीज को एनालाइज करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की,
उसका वहां पर रेफरेंस दिया, जिसके अंदर कुछ पॉइंट मेंशन है कि अगर इस तरीके का वाद विवाद कोर्ट के सामने आता है तो किन किन पॉइंट्स को कंसीडर किया जाएगा। डिस्प्ले पर देखिए, ये जजमेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं विद रेलिवेंट पॉइंट्स। देखिएगा डिस्प्ले पर जजमेंट का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, जया दयाल कोडर वर्सेस बीबी हाजरा। साल 1974 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमेशा बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति के ऊपर होगा, यानी कि प्रूफ उसी व्यक्ति को करना होगा जो कोर्ट में ये एजर्ट कर रहा है कि इस संपत्ति को खरीदने में किसी दूसरे व्यक्ति का पैसा लगा है। अब उसको कौन कौन से 6 पॉइंट कंक्लूड करने हैं, डिस्प्ले पर देखिए। पहला कहता है कि वो कौन सा सोर्स था जहां से वो पैसा आया था जब किसी और के नाम पर संपत्ति खरीदी, कहीं कोई ब्लैक मनी छिपाने के लिए तो ऐसा नहीं किया, इसीलिए पहला पॉइंट कंक्लूड किया जाता है। सेकंड चीज, जो प्रॉपर्टी है वो किस नेचर की है, वो किसके पोजेशन में रही है खरीदने के बाद, क्या जिसके नाम खरीदी गई है उसका ही कब्जा था या जिस व्यक्ति ने अपने नाम पैसा लगाकर किसी दूसरे के नाम खरीदी है उसका कब्जा था। तीसरा पॉइंट, मोटिव दिखाना अनिवार्य है कि उसको खरीदने के पीछे क्या मोटिव था, क्या वो ब्लैक मनी छिपाना चाहता था या फिर परिवार की देखरेख के कारण किसी और के नाम से खरीदी गई है। चौथा पॉइंट, जो पोजीशन है पार्टी का, जो रिलेशनशिप है, यानी कि जिसका पैसा लगा है जिस दूसरे व्यक्ति के नाम से खरीदी गई है, क्या उनका रिलेशन फिड्यूशरी में आता है, ट्रस्टी में आता है, को-पार्टनर में आता है। अगर ऐसा है तो उस तरीके की प्रॉपर्टी को क्लेम किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट, जो टाइटल डीड्स है, यानी कि संपत्ति के दस्तावेज है, संपत्ति को खरीदने के बाद वो किसके पास है, सेल डीड वगैरह, क्या जिसका पैसा लगा है उसके पास है या फिर जिसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है उसके पास है, या फिर जो पार्टी के कंडक्ट है संपत्ति को खरीदने के बाद, यानी कि संपत्ति खरीदने के बाद किसने उसकी मरम्मत कराई, किसने रेनोवेशन कराई, किसने रिलेटेड कंस्ट्रक्शन कराई। ये 6 पॉइंट ऐसे होते हैं जो कोर्ट को देखने अनिवार्य होते हैं जब इस तरीके की ट्रांसैक्शन की कोर्ट के सामने बात आती है, ताकि यह चीज कंक्लूड की जा सके कि क्या वह संपत्ति बेनामी है या फिर नहीं है। दोस्तों अब दोस्तों इस रेलिवेंट जजमेंट के बाद देखा गया जी प्रेजेंट केस में जो अपीलियंट है जिसका कहना है कि मेरे पिताजी का पैसा लगा है, वो रेलिवेंट एविडेंस कोर्ट में सबमिट ही नहीं कर पाया। जो मैंने अभी आपको 6 पॉइंट कंसीडर किए उनसे रिलेटेड एविडेंस तो वो कोर्ट में दिखा ही नहीं पाया। इसके बावजूद जो महिला है जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, देखने में यह आया कि संपत्ति की टाइटल डीड सभी उसी के पास है, म्युनिसिपैलिटी टैक्स वगैरह सभी रिवेन्यू उन्हीं के नेम पर शो कर रहे हैं। तो आखिरी में ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यही कंक्लूडेड किया कि यह जो संपत्ति है यह स्त्री धन के माध्यम से ही खरीदी गई है, क्योंकि अपीलिएंट कोई रेलिवेंट एविडेंस कोर्ट में सबमिट नहीं कर पाया, और यह चीज कहते हुए उस सूट को वहां पर डिसमिस कर दिया गया। अब दोस्तों सेम सिनेरियो बहुत से परिवारों में होता है जहां पर संपत्ति खरीदने में पैसा तो किसी बड़े बुजुर्ग का लगा है पर किसी एक व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी गई है, और जिस व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदी है वह अपनी मनमानी करता है उस संपत्ति को लेकर। अब उसके खिलाफ अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन सूट वहां पर फाइल करना पड़ेगा, और जो 6 पॉइंट मैंने आपको कंसीडर किए उन 6 पॉइंट से रिलेटेड एविडेंस आपको अपने फेवर में करने होंगे ताकि आप उस केस को अपने फेवर में करा सकें। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।